So now we are going to discuss factors affecting price elasticity of demand. अच्छा, आज से पहले आपने कोई काम किया तो क्या बातें आपने डिस्कस करी ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. आपने हेडिंग डाली थी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना. आई रिपीट, आपने ये हेडिंग डाली थी आज से पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. उसमें ऑब्वियसली आपने एक प्राइस फैक्टर को डिस्कस किया था और एक नॉन प्राइस फैक्टर को डिस्कस किया था. तो आज ये हेडिंग नहीं है, आज हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है कोई बात? तो इसका कंफ्यूजन आपके जहन में ना चले, ये भी हम क्लियर कर रहे हैं. ओके जी. नंबर 1, टाइम पीरियड. बहुत ही समराइज बात लिखी हुई है. द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, the longer the duration of time, elastic would be the nature of a good. मैं ये बात यहाँ लिख भी देता हूँ, आप चाहें तो बुक के अल्फाज याद कर लें या फिर ये लिख लें और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. The longer the duration of time, elastic would be the nature of a good. अभी हमने डिस्कस किया कि सर किसी भी प्रोडक्ट की जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी के हवाले से बात है, इलास्टिसिटी की जो नेचर है वो या तो इलास्टिक की तरफ चलती है या तो इन इलास्टिक की तरफ जाती है. आज बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उनमें से पहला फैक्टर था टाइम पीरियड के हवाले से. अब इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, पहली जो टाइम पीरियड के हवाले से बात हुई तो ज़रा ये जहन में लाएं कि फर्स्ट टाइम जब आईफोन इस्टेब्लिश हुआ और कंपनी ने इस मॉडल को थ्रो किया तो आईफोन 1 था. अगर जिस भी ईयर में आईफोन 1 को एक साहब ने खरीदा, जितने भी पैसों का खरीदा और उसको बॉक्स में बंद रखे रखा, और आज 2020 में वो उसी आईफोन 1 को मार्केट में लेकर जाएं, डब्बा पैक जिसे हम कहते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में, तो और इसे सेल करने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है कि जिस टाइम पे आईफोन 1 लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम, क्या उतनी ही प्राइस में आज कोई कंज्यूमर उसे खरीदेगा? यस और नो में आपने आंसर देना है. अगर आपका आंसर नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं खरीदेगा. अब आते हैं उसके रीजंस में, सर क्यों नहीं खरीदेगा. तो याद रखें, टाइम के गुजरने के साथ साथ एक गुड के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में आ जाते हैं. तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे उस गुड के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में आ जाते हैं और इस वजह से गुड की नेचर इन इलास्टिक से इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है या होती रहती है. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, अगर बिलफर्स किसी भी गुड की नेचर इन इलास्टिक है तो वो इलास्टिक में कन्वर्ट होती रहती है. और मजीद समझ लेते हैं तो हुआ क्या. तो आईफोन में जो फीचर्स आए थे, दुनिया उसके पीछे पागल थी जनाब, दीवानी थी, खरीदना था उन्होंने. ठीक है जी, खरीदा. फिर आईफोन 2 आया तो सब्स्टिट्यूट हो गया. फिर आईफोन का नया मॉडल आया तो सब्स्टिट्यूट हो गया. आज इतने सालों बाद हम बात करेंगे तो आईफोन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आ चुके हैं. और सॉरी, और ना सिर्फ आईफोन के सब्स्टिट्यूट्स आए हैं बल्कि साथ साथ
सैमसंग या दूसरे फोन्स में भी वो सेम फीचर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सर आज सब्स्टिट्यूट से बहुत ज़्यादा है। ये बात हमें समझ में आई कि किसी भी गुड की नेचर इन इलास्टिक से इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है टाइम के गुजरने के साथ। तो फैक्टर क्या लिखा आपने? टाइम पीरियड। और आपने बात क्या याद रखनी है? द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इलास्टिक वुड बी द नेचर ऑफ अ गुड। और उसकी रीजनिंग क्या याद रखनी है? ये वो रीजनिंग थी, एग्जाम्पल जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ये अगर आपने याद रखा सो दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं आता हूं पॉइंट नंबर 2 में, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। यही बात हम पहले पॉइंट में कर चुके थे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो बात तो वही हो गई, आपने टाइम पीरियड में भी बात करी, अब सब्स्टिट्यूट्स में भी बात करें। तो भाई बुक पे भी इसी तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं पॉइंटर के तौर पर। तो आपके पास ये सेकंड पॉइंट अब आ रहा है, क्या? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तब तो सबको आती हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्या लिखेंगे? वो लिखें जो आपको याद करने में आसानी हो। द ग्रेटर द नंबर of substitutes, the greater the number of substitutes, तो आगे भी तो आता है फिर आपको, elastic would be the nature of a good, elastic would be the nature of a good। मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि आपको आसानी से याद भी रहें, वो आपके लिए बात के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। डिग्री ऑफ नेसेसिटी। अब डिग्री ऑफ नेसेसिटी के हवाले से अगर मैं करूं, the more necessary a good to a consumer, the greater inelastic would it be. The greater the degree of necessity, inelastic would be the good। अगर आप इस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो आप inelastic पे कंक्लूड करेंगे, या मैं कहूँ द लेसर द डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ कंज्यूमर, इलास्टिक वुड बी द नेचर ऑफ अ गुड। ठीक है, तो जुमला समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर द ग्रेटर कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि सर वो गुड हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, अभी तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इलास्टिक डिमांड में कि सर इलास्टिक की डिमांड में ये तो लिखा था नेसेसरी। तो डिग्री ऑफ नेसेसिटी के हवाले से आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, द लेसर यानी कि कम, द लेसर द डिग्री of necessity, the lesser the degree of necessity of a good to a consumer, of a good to a consumer, elastic would be the nature of a good. Elastic would be the nature of a good। अगर आप इसे इसी जुमले के हिसाब से समझना चाहते हैं जो लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको इस तरह से कहेंगे, क्योंकि मैंने कंक्लूड किया इसको इलास्टिक पे। अगर आप इसको इन इलास्टिक पे कंक्लूड करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये लिखेंगे, द ग्रेटर द डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ अ गुड टू अ कंज्यूमर इन इलास्टिक वुड बी द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। क्योंकि हमने शुरू में इलास्टिक यहाँ भी लिखा, इलास्टिक यहाँ भी लिखा, तो हमने इसको कंटिन्यू कर लिया ताकि हमें बातें एक तरफ से याद रहें। समझने के हवाले से हमने समझ भी लिया कि सर अगर किसी गुड की इम्पोर्टेंस, जिसको नेसेसरी कहा जाता है, अगर एक गुड बहुत ज़्यादा नेसेसरी है
नेसेसिटी के दर्जे में आता है। एक कंज्यूमर के लिए हर कंज्यूमर के अलग अलग प्रेफरेंस होंगे, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। हमने इसको इलास्टिक और इलास्टिक की एग्जाम्पल में समझा था। तो हर कंज्यूमर के अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। तो आपके लिहाज से अगर वो गुड आपके लिए ज़रूरी है तो वो आपके लिए इलास्टिक है। जैसे हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे कि भाई आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या है, इलास्टिक, ठीक है। मतलब दुनिया के पेरेंट्स, दुनिया भर में तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं भाई, हर किसी के माँ बाप हैं, तो वो दूसरे लोगों के लिए भले इलास्टिक हों, मगर आपके लिए आपके पेरेंट्स का सब्सटीट्यूट नहीं होता। तो उसकी डिग्री क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इन इलास्टिक कहा जाएगा, इसे इन इलास्टिक कहा जाएगा। ओके, ड्यूरेबिलिटी। द ड्यूरेबल, द गुड elastic would be the nature of a good. Elastic would be the nature of a good. और यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं जैसे ये ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन और जार्गन्स बढ़ती जाएंगी। फॉर इंस्टेंस आपके सामने दो वर्ड्स अभी आए, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स को कहते हैं विच लास्ट फॉर लॉन्ग, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को कहते हैं पेरिशेबल आइटम्स। इनमें कौन से गुड्स आते हैं, मोस्टली इसमें फर्नीचर आता है, सपोजिंगली आप कार्स को भी लिख सकते हो, और पेरिशेबल आइटम्स में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। और पेरिशेबल आइटम्स को या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी आप ये भी कह सकते हैं शॉर्ट लिव्ड आइटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरह की चीज़ें होती हैं, इनकी जो लाइफ होती है, ऑब्वियसली आप एक दो दिन बाद अगर सब्जियां खरीदने जाएंगे तो वो पेल हो चुकी होंगी, रॉटन हो चुकी होंगी, पीली पड़ चुकी होंगी, फ्रेश नहीं रहेंगी। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो इनको कहा जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो आपने याद क्या रखना है, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, इस मौके पर वो सारे गुड्स जो आपने आज से पहले पढ़े, कौन से गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, उनको ज़रूर रिकॉल कर लिया करें। एक वर्ड आपने और सीखा, लग्जरी गुड्स। तो ऐसा ना हो कि आज ये दो चीज़ें फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हो तो वो जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो आपके जहन में कहीं ना कहीं गुडमुट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा। तो ये आपने ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से बात करी। ओके, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आप इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ और ये बात प्रूफ राइट भी हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, तो मैं यहाँ पर इसी तरह के वर्ड्स को लिख देता हूँ, द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। सिंस हम यहाँ पर इसको इससे पहले भी डिस्कस कर चुके, कब डिस्कस किया था, जब हमने इलास्टिक डिमांड को पढ़ा था। मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। एग्जाम्पल आई होप कि आपके जहन में आ रही होगी कि एक साहब की इनकम 100 रुपीज़ थी और गाड़ी उन्हें खरीदी थी ₹50 की। हमारी इकॉनमी सब चीज़ें सस्ती हैं, तो हम आसान आसान से एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े नंबर्स याद करने से मसला होता है। द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट, स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट, elastic would be the nature of a product. Elastic would be the nature of a good.
तो ये बातें आपने कंक्लूड करी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ओके, तो कितने सारे पॉइंट्स कर लिए आपने? 1 2 3 4, या आपने 4 पॉइंट्स करे? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स आपने कर लिए। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं, अब आपके पास किसी भी बुक से कुछ भी, कोई भी फैक्टर्स आ जाए, जो फैक्टर है वो पॉइंट है, उस पॉइंट का इम्पैक्ट आप चेक कर सकते हैं। किस तरह से? ये गुड की नेचर इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, या वो जो रीजन है, ये जो फैक्टर्स हैं एक्चुअली रीजन है कि किस तरह से कौन सी चीजें किस तरह से अप्लाई होंगी किसी गुड को इलास्टिक करने में या इन इलास्टिक करने में। तो आज आपके पास टाइम पीरियड, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, डिग्री ऑफ नेसेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ठीक है, इनको आप लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स होंगे वो इजीली अब आप समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी के हवाले से लेक्चर, ये डिस्कशन।